नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे तो 25 जून 1975 को संविधान को लेकर के जिस तरह से आपातकाल लगाया गया, उसको लेकर आज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत भी की थी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री धामी ने, वो आपको सुनाते हैं। जितने थे उसमें से वो भी कम हो गए और बहुत भावुक करने वाला था, ऐसा लग रहा था। मैंने पिछले वर्ष कहा जब पूरे प्रदेश भर के सभी लोकतंत्र सेनानियों को हम लोगों ने एक जगह पर बुलाया था, उनको आमंत्रित किया था, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पिताजी भी इन्हीं के साथ जो है इनके साथ चल के आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें से मैं देख रहा हूँ कि पहले साल इतने लोग थे, फिर उसमें से 5-7 कम हो गए, फिर 5-7 कम हो गए। इसलिए वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। उनका जितना हम सम्मान कर पाएँ वो हमारे लिए कम है, और उनको सम्मान करना ये स्वयं का सम्मान है, स्वयं का गौरव बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किस तरह से अपनी डगमगाती हुई सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल देश पर थोपा था। वो पूरा अभी नरेश जी ने बहुत विस्तार से बताया। और ये आज का ये दिन केवल एक काले अध्याय को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के रक्षा का, उसके मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। उन सभी को नमन करने का भी अवसर है जिन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है और अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जेल की यातनाएं सही। ऐसे ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 15 साल, 17 साल, छोटे छोटे आयु में अपने कोई परिवार की परवाह नहीं की, बहन की राखी को नहीं देखा, माँ की ममता को नहीं देखा और दीवाने चल पड़े। तभी आज लोकतंत्र हमारा कायम है। लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस, समर्पण के कारण ही आज भारत में लोकतंत्र पुनः स्थापित हो सका है। मैं इस मंच से उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में श्रद्धापूर्वक मैं नमन करता हूँ। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में आपका सम्मान, स्वयं को सम्मानित करना, स्वयं को गौरवान्वित करना, ये अनुमन्य हम सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष और त्याग की जीवन प्रेरणा हम सबके समक्ष आने वाले समय के लिए भी रखी है। और अच्छा होगा कि हमारे नई पीढ़ी के लोग सच में उनको जो है इसका स्मरण बार बार कराया जाए, कि बार बार उनको लगे कि भाई आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसमें इतनी बड़ी भूमिका है, इतना बड़ा संघर्ष है। भाइयों बहनों, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यह अपने आप में स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार देता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने की प्रेरणा भी देता है। जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था आपातकाल के दौरान, उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए। अभी बाहर देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग, तो उसमें वो एक बार तो पूरा का पूरा ब्लैंक अखबार, अभी डॉक्टर भसीन जी से मैं चर्चा कर रहा था, चले गए डॉक्टर साहब के, अच्छा उधर बैठे, पूरा का पूरा अखबार ब्लैंक निकाला गया, उनकी बिजली काट दी गई, दफ्तर सील कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे राष्ट्रभक्तों को अपराधियों की तरह सलाखों के पीछे डाल दिया गया। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। न्यायपालिका को भी बंधक
बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। और 25 जून 1975 की रात भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे विवादास्पद रातों में से एक मानी जाती है। इसी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था। साथ ही नागरिकों के कई मौलिक अधिकार भी सीमित कर दिए गए थे। प्रेस पर सस्पेंशन लगा दिया गया था। हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल को लेकर आज भी बहस होती है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। संविधान हत्या दिवस नहीं, देश बचाओ दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी इसे मनाएगी और संविधान को बचाने के दिवस में कांग्रेस पार्टी इसे मनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के साथ देश विरोधी ताकतें जो खुद दो गुटों में बटी हुई थी कि हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे या यूएस के साथ जाएंगे, और बाहरी ताकतों के कहने पर वो अपने देश की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहे थे। आप एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाने का कार्य कर रहे थे। आप रामलीला मैदान से लोगों से आह्वान कर रहे थे कि सरकार के फरमान ना माने। आप सैनिकों को, सेना का आह्वान कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की बात ना माने, उनकी तरफ कूच करने का कार्य करे। लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर इमरजेंसी लगाने का कार्य किया गया था। राहुल जी ने माफी मांगी इमरजेंसी के लिए, क्यों? क्योंकि जो उस ड्यूरेशन में क्रियान्वयन था उस इमरजेंसी का वो सही से नहीं हुआ। जो अत्याचार थोड़े बहुत अधिकारियों की वजह से हो गए उस पे माफी मांगी थी, इमरजेंसी लगाने पे माफी नहीं मांगी थी। तो लोकतंत्र बचाओ दिवस के हिसाब से कांग्रेस पार्टी इसे मना रही है। आपको जो नैरेटिव सेट करना है करते रहिए। आज हम कम से कम इमरजेंसी संविधान में इसीलिए निहित है कि अगर देश पे इस तरीके की कोई बाहरी या अंदरूनी ताकतें देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने लगे, देश को बेचने का प्रयास करने लगे, तो इमरजेंसी लग जाए, और संविधान के दायरे में लगी है। आज तो देश में अघोषित इमरजेंसी है, उसका भाजपा क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी ने देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में एक काले अध्याय, एक काला धब्बा लगाने का काम उन्होंने किया है, और वो देश के अंदर देश को आपातकाल में झोंकने का जो काम किया गया है वो देश में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम जन को उस दौर को लोगों ने झेला था, उस दौर को याद दिलाने के लिए इसको आपातकाल को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जून 1975 को यानी कि आज ही के दिन आपातकाल देश में लगाया गया था, जिसके बाद इसको काले अध्याय के रूप में आज देखा भी जाता है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, और कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं उस समय गलत राजनीतिक हथकंडा अपनाया गया, गलत तरीके से आपातकाल लगाई गई, और ऐसे में बीजेपी बार बार कांग्रेस को टारगेट करने का काम करती है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि देश के ऊपर जो आपातकाल उस समय थोपा गया था वो कहीं ना कहीं काला अध्याय था, और आज यही वजह है कि आज के दिन को भी इसलिए याद किया जाता है कि इन दिनों जो प्रेस की आज़ादी है उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई थी। कई राजनीतिक दलों पर रोक लगा दी गई थी और कई तरह की पाबंदियां इस दौरान देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपातकाल का जो दौर था उससे तो निकल आए, लेकिन अभी भी कांग्रेस और बीजेपी में इसको लेकर वाद विवाद छिड़ता रहता है। तो यानी कि अभी भी बीजेपी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आपातकाल लगाया गया वो कहीं ना कहीं देश विरोधी था, और ऐसे में कांग्रेस भी इसे अपनी गलती मानती है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में पवित्र क्षेत्रों की आर्थिक मजबूत करने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ट्राउट फार्मिंग को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि साल 2022 से भारत सरकार ने ट्राउट फार्मिंग को विशेष प्राथमिकता दी है, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूदा ठंडे और स्वच्छ जल स्रोतों इसके लिए बेहद अनुकूल हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहली बार ट्राउट पॉलिसी लागू की, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की और ट्राउट पालन करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ भी दिया गया। विशेष रूप से महिलाओं को 50% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है और पिछले 4 सालों में प्रदेश में ट्राउट मछली का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। फिशरीज़, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, फिशरीज़ जो है बहुत स्पष्ट तरीके से 2022 में हमारा एक सोच थी
कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारे सोत्र हैं, कोल्ड रनिंग वाटर है, वो ट्राउट फार्मिंग के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है। और हमने उसको देखते हुए 2022 से 2026 के बीच में ट्राउट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। हमने उसमें सब्सिडीज़ खड़ी करी हैं। हमने उसमें पहली बार उत्तराखंड में हमने ट्राउट पॉलिसी लॉन्च करी, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें कि हम महिलाओं को 50% की सब्सिडी पहली बार दे रहे हैं ट्राउट फार्मिंग के लिए। और उसका फ़ायदा ये मिला है कि इन 4 वर्षों में उत्तराखंड के जो हमारा ट्राउट का प्रोडक्शन है वो 4 फोल्ड्स बढ़ा है। जो हमारे उत्तराखंड के बजट है 60 करोड़ से 270 करोड़ पे पहुंचा है हमारा फिशरीज़ का। और जो हमारा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन था जो 2022 में 26-27 नंबर पे था, वो आज टॉप 3 पे है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। निर्जला एकादशी पर त्रिवेणी घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और दान पुण्य भी किया। मान्यताओं के मुताबिक निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है और उसका पुण्य सभी 24 एकादशियों के बराबर माना जाता है। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बन रहा है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास की इस एकादशी पर जल और छाया का दान महादान कहा गया है। आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व, जिसको कि शास्त्रों के अनुसार भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भीमसेन ने निशाचरों को मारने की प्रेरणा से नदी किनारे पर घूमते रहे और जब शाम तक उनको कुछ नहीं मिला तो भगवान के पास जाके कहा कि भगवान, आप कह रहे थे ये एकादशी के दिन निशाचरों को मारा जाता है, लेकिन मुझे तो कोई मिला ही नहीं। कहने लगा, बेवकूफ़, कोई निशाचर सामने से थोड़ी आते हैं, निशाचर हमारे अंदर रहते हैं और तू अहंकार के बस तू मानता था कि मैं इतना बलवान हूँ कि हर एक को मार सकता हूँ। भगवान ने तेरे निशाचरों को खुद ही मार दिया और तुझे भूखा रख के निर्जला का व्रत रखवा दिया। तब से लेकर आज तक इसे निर्जला व्रत कहते हैं। और यह एकादशी सबसे बड़ी नाहन की एकादशी होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों से इसका निशाचरों को मारा जाता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को मारकर भगवान के प्रति प्रेरणा होती है। तब से लेकर आज तक हम लोग इसे निर्जला के रूप में व्रत, दान और पुण्य के रूप में मनाते हैं। गड़ा और पंखा इसलिए देते हैं कि जो पितृ लोग हैं वो मार्ग में जब तड़पते हैं, उनको जल नहीं मिलता, हवा नहीं मिलती, तो ये गड़ा और जल उनके लिए सहायक बनता है। लक्सर में सड़क पर गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थाने तक जा पहुंचा है। उत्तराखंड की राजनीति के चर्चित चेहरे और खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला किसी राजनीतिक बयान का नहीं बल्कि सड़क पर गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद का है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर सड़क पर बहस और तीखी नोकझोंक भी दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आते ही मामला चर्चा का विषय बन गया और पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच भी शुरू कर दी। राजनीति में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, राजनीति में अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उनसे गरिमामय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। और कांग्रेस की हमेशा नियति रही है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके परिजनों के प्रति सार्वजनिक रूप से गाली गलौज दी जाती है, वो एक कांग्रेस की एक संस्कृति बन गई है, उनकी बौखलाहट निकलती है। जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरे देश के अंदर सफाया हो गया है, उनका इस कारण उनकी बौखलाहट सी उनसे निकल रही है। गाली गलौज देने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी शर्त में उसके क्षमा योग्य नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से ऐसे गालीबाज विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, सार्वजनिक जीवन में अगर कोई है, राजनीतिक जीवन में है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यवहार को किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता है। और ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों की और ऐसे गाली गलौज करने वाले नेताओं की हम सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं। देखिए, हर बात का चाहे कोई भी अनुशासनहीनता करते हो, चाहे किसी अगर इस तरह का व्यवहार कोई भी करता है तो पार्टी उसका निश्चित रूप से संज्ञान लेती है, निश्चित रूप से हाईकमान इसका संज्ञान ले रही है। देखिए, राजनीति में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, राजनीति में अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उनसे गरिमामय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
और कांग्रेस की हमेशा नियति रही है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके परिजनों के प्रति सार्वजनिक रूप से गाली गलौज दी जाती है, वो एक कांग्रेस की एक संस्कृति बन गई है, उनकी बौखलाहट निकलती है। जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरे देश के अंदर सफाया हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं जो संस्कारों की बात करती है, जो अनुशासन की बात करती है। ये कहते हैं जी हम तो बड़े संस्कारी हैं, हमारे तो बड़े अनुशासन है। ये अनुशासन है इनके यहाँ कि हर दिन इनके विधायक हो या मंत्री हो सड़कों पर लोगों को गाली गलौज करते नजर आते हैं, मारते पीटते नजर आते हैं। प्रणव चैंपियन के साथ भी अभी ये हुआ, उनके साथ उनका और विवादों का साथ तो चोली दामन का साथ है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, किसी को ओवरटेक करने की वजह से गाड़ी से उन्होंने जो गाली गलौज और ऐसी गालियां जो मैं अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकती हूँ की, और उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट फाइल करने का कार्य किया है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ आप अपने विधायक को कहिए ना जा करके कि आप किसी को इतने घटिया गालियां कैसे दे सकते हैं। भाजपा कैंपेन चला रही है मदन बिष्ट जी के खिलाफ, जिन्होंने सिर्फ एक बाप शब्द का इस्तेमाल किया। किसी का बाप मर गया तो उसमें मदन बिष्ट जी की कोई गलती नहीं है ना। उन्होंने बोला, गुस्से में बोला क्योंकि उनके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे थे। उस बात पे आप कह रहे हैं माफी मांगो, पहले तो नाक रगड़ के माफी मांगे इस प्रदेश की जनता से, जिस तरीके से आपके विधायक और मंत्री हर दिन लोगों के साथ बदसलूकी करने का कार्य करते हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार ये मामला बताया जा रहा है कि ओवरटेक को लेकर ये मामला पूरा छिड़ा था और ऐसे में कॉल पर पूर्व बीजेपी विधायक यानी कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने तो उस व्यक्ति को गाली गलौज की। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मुकदमा भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक्शन लिया है, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है और उन्होंने किसी के साथ भी कोई गाली गलौज नहीं की। हालांकि उन्होंने इस बात को माना है कि लक्सर में ओवरटेकिंग को लेकर उनका वाद विवाद जरूर हुआ था, लेकिन अब मामला पूरा क्या है उसमें जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इस मामले में संज्ञान भी लिया जाएगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ एक सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर शैलेंद्र ने क्षेत्र के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। लगातार हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है 15 दिनों से, और घर घर जाकर पूरे जसपुर में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा विज़न है विशेष रूप से महिलाओं को और युवाओं को बढ़ाने का, उसका एक रोड मैप पेश कर रहे हैं। तो आज इन महिलाओं ने अपना ये एक विचार बनाया कि मुझे यहाँ बुलाएंगी मीटिंग में, अपने विचार रखेंगी, हमारे विचार सुनेंगी और एक स्वागत करेंगी। उसी क्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आज यहाँ एकत्रित हुई हैं और उन्होंने अपनी बातें बड़े बेबाक तरीके से रखी, हमारी बातें सुनी और आगे के लिए उन्होंने अपना मन जो भी बनाएंगी तो उनका, क्योंकि मतदाता जो होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, पर जिस तरह से एक भाव उनके आए हैं वो बहुत अच्छे भाव आए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जसपुर में बदलाव होने जा रहा है, एक सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है और एक ऐसा बदलाव जो जसपुर को आगे बढ़ाएगा। अब मुद्दे तो मेनली ये हमारे युवाओं को सशक्तिकरण का, क्योंकि अगर एक बच्चा जो है उसे कहीं ना कहीं रोजगार, अच्छा रोजगार मिल जाता है तो पूरा परिवार संवर जाता है। एक बिटिया अगर आगे बढ़ जाती है, अच्छा पढ़ लिख लेती है, अच्छे परिवार में जाती है तो पूरा परिवार संभल जाता है। तो मैं ज़्यादा लंबी बातें तो नहीं करना चाहूँगा, पर इतना है कि हम युवाओं को सशक्तिकरण, विदेशों में नौकरियाँ पा सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट हम कर सकें और बच्चियों को आगे बढ़ा सकें। इसके हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर हुए हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चौक पर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान साइकिल सवार बुजुर्ग कंक्रीट मिक्सचर ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में भी लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।